एक आपका कर्म है और दूसरा आपका भाग्य है। ये दोनों ही मिल जाएं तब ही आपको राजनीतिक क्षेत्र में कुछ हो सकता है। मैं युवा मोर्चा में काम करता था और बहुत सारे नौजवानों को जोड़ता था पार्टी से। कुछ लोग नौजवानों को जोड़ा, सारे नौजवानों को बहुत सारी फिर बैठकें हुई। कई बैठकों के बाद, कई बातचीत के बाद एक लड़के ने मुझे पूछा कि भैया आपने कहा मैं जुड़ गया, मैं कई बैठकों में आ रहा हूँ और कुछ कार्यक्रमों में मेरा क्या फ़ायदा हुआ। तो ये बड़ा ही मतलब वो प्रश्न ऐसा उस समय था कि झकझोरने वाला था। मैंने बताया कि भैया इसमें तुम फायदा घाटा मत देखो, ये वो नहीं है कि कोई आर्थिक फ़ायदा आपको हो जाए। हाँ, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता आप हैं तो आपको फायदा घाटा दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा कि जब आपके घर में छठी भी होगी तो मंत्री भी आकर के खड़ा होगा और मुख्यमंत्री भी आकर खड़े होंगे। ये एक फायदा आप गिन सकते हैं। आप इस तरीके से बैठकों में फायदा घाटा नहीं गिन सकते। ऐसे गिनेंगे तो घाटा ही घाटा है। अपनी ही पेट्रोल जलाना है, अपनी ही एफिशिएंसी से काम करना है और अपने आपको संपर्क बढ़ाना है। मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि हमारे देश में आप कहें कि डॉक्टर्स की कमी होगी, मैं मानता हूं। आप ये भी कहें कि इंजीनियर्स की भी कमी होगी, मैं वो भी मानता हूं। लेकिन मैं यह भी मानता हूं पूरी ताकत के साथ कि हमारे देश में नेताओं की भी कमी है, अच्छे नेताओं की भी कमी, और इसलिए लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आपको माओवादी व्यवस्था चाहिए क्या जो चीन में है? कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहिए? नहीं। आपको राजा वाली व्यवस्था पुरानी चाहिए क्या, जिसमें राजा होता है और सारी प्रजा उसकी लगभग गुलाम सी होती है, वो चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्या चाहिए भैया आपको? लोकतंत्र चाहिए। तो जब लोकतंत्र चाहिए है तो राजनीतिक पार्टियां होंगी, राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, अन्यथा लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और जब आपको लोकतंत्र चाहिए तो राजनीति से गुरेज नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र चाहिए तो राजनीतिक क्षेत्र में काम से गुरेज नहीं होना चाहिए। अब भी रात में कहीं एक्सीडेंट होता है अंधेरी सूनी लंबी नेशनल हाईवे पे, तो बहुत सारी गाड़ियां निकल जाएंगी। जिस गाड़ी पर ब्रेक लगेगा, मैं नहीं कहता कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही लीडर हो, बट सम सॉर्ट ऑफ मीन्स द पॉलिटिकल दिस थिंग लीडरशिप इज देयर इन हिम, इन हिज हार्ट, देन ओनली द ब्रेक विल बी देयर, देन द योर मीन्स हिज व्हीकल विल स्टॉप ओवर देयर। नहीं तो नहीं हो पाता है। साइकोलॉजी में एक अप्रोच होती है, यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच। जी। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि नए लोगों को अगर राजनीति से जोड़ना है तो आपने जैसा समझाया मेरे दिमाग में, खैर बहरहाल नहीं, आप अभी भी टाइम है आपके पास। आपके परिचय में एक और चीज़ लिखी है, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जैसे मेरी सहयोगी ऋतु कह रही थी कि आप एक वैशिष्ट लेकर चलते हैं कि तिलक है। वैसे तो कई सारे लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं वो तिलक लगाते हैं, लेकिन क्या राजनीति में भी इसका फ़ायदा होता है? क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं खास करके बीजेपी पर कि वो धर्म का इस्तेमाल करती है राजनीति के लिए। तो आपको ऐसा लगा कि इसके नफ़ा नुकसान से आप लोगों ने राजनीति की? नहीं, मैं आपको भी और सबको कहना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा था कि बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ था और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बर्खास्त कर दी गई, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार बर्खास्त कर दी गई, गुजरात, महाराष्ट्र की राजस्थान की भाजपा सरकारें बर्खास्त कर दी गई और आरोप यह लगाया गया कि भाजपा वालों ने सब कर दिया। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हुए, कहाँ भाजपा की सरकार बन गई बता दीजिए आप मुझे। मध्य प्रदेश में आई रिपीट होकर, उत्तर प्रदेश में आई रिपीट होकर, और अगर नहीं आई तो भाजपा के लिए घाटा है कि फायदा है? दूसरा, 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बना। राहुल गांधी 4 लाख में जीत गया, हम 1.5 लाख में जीते मोदी जी। अयोध्या जहां की कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा सीट, वो हम हार गए। ये फायदा घाटा कैसे सोचते हैं भाई? भाजपा को तो सच कहें तो इससे मैं तो ये सोचता हूं कि वोट बैंक नहीं बनता है इसी के कारण। भाजपा का हाल ये है कि रोज कमाना रोज खाना जैसा होता है, वैसे ही जब हमारी सरकार बनती है हमको मेहनत से काम करना पड़ता है, क्योंकि वोट बैंक नहीं है भाई। अगली बार चुनाव लड़ेंगे फिर एक से शुरू करना है गिनती। और जिन्होंने अपने वोट बैंक बना लिए, चाहे जैसे भी बोलकर बना लिया, चाहे घुसपैठ कर बना लिया, जो भी करा लिया, उनके वोट बैंक, वो उनकी संख्या लंबी शुरू होती। मेरा बहुत स्पष्टता इसमें मानना है कि कोई ये सोचता है कि इन मसलों में भाजपा को कोई फायदा है, उनके लिए मैं ये
प्रमाण देता हूं कि वो सोच कर देखें इसमें क्या हुआ है। लेकिन एक बात साथ में और कहता हूं कि ऐसी 100 सरकारें आए और चली जाए, जो लक्ष्य देश का है, जो सनातन का विषय है, जो हमारे देश के स्वाभिमान का विषय है, उस पे भाजपा 100 सरकारें कुर्बान करने को तैयार होती है हमेशा, कोई संशय नहीं। आप अभी थोड़ी देर पहले नक्सल समस्या पर बात कर रहे थे कि आप चाहेंगे तो चूंकि इस विषय में देश के गृह मंत्री भी काफ़ी कुछ कह चुके हैं और 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत काउंटर ऑफेंसिव रही है सुरक्षा बल यहाँ पर, खास करके छत्तीसगढ़ में, बस्तर का इलाका हो चाहे और भी कुछ इलाकों में जो मुठभेड़ हुई है। तो अब इस बारे में कितने आश्वस्त हैं सर कि वाकई जो गृहमंत्री जी ने कहा है और आप लोगों की बराबर बैठकें भी हो रही हैं, तो इस लक्ष्य को 2026 तक हासिल कर लिया जाएगा? मैंने देश के पहले गृहमंत्री जी को तो नहीं देखा, जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं, लेकिन मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, समझा है। हम अपने घर की बारात का दिनांक नहीं बता पाएंगे। उन्होंने ये कहा कि सशस्त्र नक्सलिज्म मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप साथ में सोचेंगे कि 370 हट जाएगा, किसी को नहीं समझ में था। हम लोग तो आंदोलन करते थे, 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो, मौका है, सड़क पे चिल्लाते थे, सब करते थे। और उस समय ये जितनी चर्चाएं होती थी, उन चर्चाओं में जब पता चलता था तो ये बात समझ में आती थी कि 370 के विषय में कैसे हटेगा। अगर कोई सरकार ऑर्डर भी करती है कि इसको हटना है, तो उसको तो वहीं पारित होना है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पारित होना है। जब वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पारित हो जाएगा तभी वहां लागू होगा। ये 370 का प्रावधान था, डेडलॉक था, मैंने दैट सॉर्ट ऑफ डेडलॉक वाज देयर। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोले तो उसको वहां पारित होना है, तब वो लागू होगा। ऐसे 370 के डेडलॉक को खत्म करके और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम हो, 370 खत्म करना हो, यह भी उन्होंने किया। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी कितने देशों से मिलकर, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, यानी अनेक देशों के बीच का वो इंसर्जेंसी, एक राज्य छोड़ दे तो बाकी सब जगह खत्म हुई है। पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा कि बम फूटा करते थे, आतंकवादी शहरों में घुस जाया करते थे, कभी बंदूकें चलाया करते थे, लोग दहशत में होते थे, कभी बम फूटता था। वो नहीं फूटता भैया, क्योंकि बम फोड़ने वाले को कोई दिल्ली में बंगले में बिरयानी नहीं खिलाने वाला है, वो स्पष्टता है। और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े अभियान किए, उनका कहा अगर है तो यह भी पूर्णतः सिद्ध होकर रहेगा, ये संकल्प, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। आपने कुछ पुरानी बातें भी कही, लेकिन विपक्ष यहाँ पर लगातार छत्तीसगढ़ में भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या राज्य में पुलिस में जो उनकी संख्या है या उनके जो संसाधन है उसकी बढ़ोतरी, उसकी वृद्धि करने की कोई योजना है अभी? निसंदेह है, 5 वर्षों में इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया कांग्रेस की सरकार ने, इंस्टीट्यूशनली बर्बाद किया 5 वर्षों में। FL 10 ऐसी व्यवस्था कहते थे शराब के संदर्भ में, शराब का घोटाला सब जानते हैं। FL 10 वाली जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इस सरकार ने ठीक किया। मतलब मुख्यमंत्री जी ने उसको छुआ भी नहीं ना, चिमटी से उठाकर दूर कर दिया। कोयले का विषय हो, और इस पूरी व्यवस्थाओं में जिस तरीके से सारी संस्थाएं सरकारी लगी हुई थीं, तो सारी संस्थाओं को क्या स्थिति में पहुंचना था सब समझ सकते हैं। पुलिस का भी मनोबल ऐसा ही था। अभी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेडेशन के लिए, स्पेशली 6000 कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 950 ऐसे सब इंस्पेक्टर्स थे जो 2018 से लेकर के कभी पोस्टिंग ही नहीं कर पाए, उनका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं करा पाए, वो हमने कराया, पूरा कराया। 350 SI की भर्ती और निकाली, इसमें नगर सेना की भर्तियां अलग हो रही हैं। ऐसे विभिन्न भर्तियों के माध्यम से, और आने वाले समय में मैं आपको ये भी बताऊं कि बस्तर में 3500 की भर्तियां बस्तर फाइटर्स की और होने वाली, और बहुत सारी भर्तियां हैं। इन सारी भर्तियों के माध्यम से हम
जितना भी गैप है वो भी फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें उपयोग हो करके आगे आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो यहाँ पर स्पेशली छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, मैं आपसे एक दो बात कहना चाहता हूँ। बलौदा बाजार की घटना हुई, कांग्रेस के नेता जेल में थे। बीजापुर की घटना हुई, पत्रकार वाली, कांग्रेस के नेता जेल में थे। सूरजपुर की घटना हुई जो बहुत चर्चित हुआ, माता और एक माँ और बेटी के साथ जो ये हो गया, कांग्रेस के नेता जेल में थे। भाई ये सब क्या कहता है, ये घटनाएं क्या कह रही, और प्रमाण के साथ थे। भाई कोई भाजपा ने उसको जेल में नहीं डाल दिया किसी को, प्रमाण था सब बातों का। तो ये है क्या मतलब? फाइनली आंकड़ों में आप जाएंगे कि हत्या या लूट या चाकूबाजी, इन आंकड़ों में जाएंगे तो आंकड़ों में बड़ा फर्क नहीं दिखेगा आपको। नहीं, तो आप कहते कहते रुक गए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा आरोप आप उस दल पर लगा रहे हैं मैं जो लगा रहा विपक्षी हूं। दल है। हाँ बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि सारी हिंसा की वारदातें या सारे जो कानून व्यवस्था के विषय हैं उसमें षड्यंत्र कर रही है कांग्रेस। मैं अब क्या हुआ है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इन 3 बड़ी घटनाओं में जो प्रदेश की चर्चित घटनाएं रहीं, उन तीनों घटनाओं में तो ये सामने है ना विषय। अब ये क्यों है भाई? और आंकड़ों में आप कहेंगे तो किसी भी एक चीज़ का आंकड़ा आप उठाकर देखेंगे, चाकूबाजी हो या लूट हो या ये हो, इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन आंकड़ों में फर्क नहीं है या ये हुआ ये कहकर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये ज़रूर मानता हूँ हृदय से बहुत काम करने की ज़रूरत है और मैं प्राण लगा कर काम करूँगा। कम से कम इस बात के लिए ताली बनती है अगर उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। पर ये कुछ और सवाल माओवाद से ही जुड़े हुए थे हम लोगों के दिमाग में कि ये जो नई नक्सल सरेंडर पॉलिसी है इसमें क्या प्रावधान है ऐसे विजय जी, और इस आपको क्या लगता है इससे कैसे बदलाव आएगा? नक्सलवाद के विषय में बस्तर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। और बस्तर में जिस तरीके की स्थितियां अभी हैं, मतलब आप 24-25 साल के लड़के से भी वहाँ मिलेंगे तो वो शहर में आकर के कभी उसने टीवी नहीं देखा है। शहर में आकर अपने गांव में नहीं देखा भाई टीवी नहीं देखा। ये इससे 25 साल का लड़का है। ये सिचुएशन वहाँ मिलता है और थोड़ा मोड़ा नहीं, बड़ी संख्या में ये सब मिलता है। तो बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, जो आजकल बेसिक नीड्स हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते। और अगर ये सब नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये सब स्थिति वहाँ नहीं है तो ठीक करना हम सब की जिम्मेवारी है। सरकार की तो होती है, बाकी सबकी जिम्मेवारी है। वहाँ पर सरेंडर लोग करें, सरकार को एक गोली न चलाना पड़े, सरकार ये मानती है। और बिल्कुल हम लोग हृदय से इस बात को मानते हैं कि कभी गोली चला करके इस बात का हल नहीं निकल सकता। हाँ, यह इस बात का हल ज़रूर निकल सकता है वहाँ पर डेवलपमेंट को करके, वहाँ पर लोगों को कन्विंस करके, अपने साथ रख करके। और इसलिए सरेंडर पॉलिसी भी एक पूरे देश में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी। अब मैं आपको थोड़ा सा कहूँगा उसमें, तो अगर कोई 5 लाख से ऊपर का इनामी नक्सली सरेंडर करता है तो 3 सालों तक उसका रहना, उसका खाना, उसको स्किल डेवलपमेंट उसका करना, हर महीने 10,000 रुपया देना, फिर उसका जो इनाम का पैसा है वो भी उसको देना, वो भी लाखों में होता है। और जो उसने गन लाया है, मशीन आयुध कुछ लाया है, उसका वो भी पैसा उसको देना, एक प्लॉट भी देना, प्रधानमंत्री आवास भी देना। ये मोटी मोटी बातें हैं जो सब कुछ सरेंडर पॉलिसी में अभी है। बल्क में सरेंडर कोई करेगा, कोई पंचायतों में सरेंडर करेगा। तो अभी एक और कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत में अगर कोई एक पंचायत में 10 लोग हैं और उनके कुछ लोग होते हैं जो वर्दीधारी होते हैं और जंगलों में चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो टाइम से आते जाते हैं, ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि भाई कि पूरे पंचायत, चूँकि मैं पंचायत का विभाग भी है, तो हम कह रहे हैं कि भाई पंचायत ही प्रस्ताव करे कि हमारा ग्राम पंचायत माओवाद मुक्त होगा, ऐसा प्रस्ताव करें। अगर पंचायत ऐसा प्रस्ताव करता है तो उसके ऊपर कुछ अलग योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके तय करेंगे। क्योंकि आपने खुद ही कहा पंचायत का विभाग भी आपके पास है और अभी जो हालिया जीत मिली है, एक तरह से उसको रिपोर्ट कार्ड माना जा रहा है सरकार का 1-1.5 साल, 1.25 साल का जो अरसा हुआ है। आप इस बात को मानते हैं, आश्वस्त हैं कि जो नीतियां आप लोगों की रही हैं उससे जनता बहुत आश्वस्त है और वो परिलक्षित होता है जो मतदान हुआ स्थानीय निकायों में या पंचायतों में? नहीं, निस्संदेह जितना स्नेह, जितना आशीर्वाद जनता का मिला है
ये आह्लादित तो करने वाला है, परंतु यह भय उत्पन्न भी करता है। ऐसे आपको बड़े दायित्व का भान करवा देते हैं, बहुत काम करना होगा ये समझा देते हैं, और बहुत बड़ा जन समर्थन मिलना ये इस बात का द्योतक है कि माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पर जनता का विश्वास बढ़ा है और बढ़ा है। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से भी बढ़ा है। मैंने विधानसभा चुनाव से अधिक वोट मिले हमको लोकसभा में, और लोकसभा से अभी अधिक वोट मिले अभी जब नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव हुए इसमें। तो ये चीज़ें बढ़ी हैं लगातार। तो वर्तमान में तो सब जनता का बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा साथ समर्थन है, और इसीलिए ये जन समर्थन मिला है। काम तो करने बाकी हैं, बहुत शेष है, बहुत शेष है। तो विजय जी, पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए कुछ नई नीतियों पर भी काम करेंगे। जैसा आपने कहा कि अपार जन समर्थन मिला है तो जिम्मेदारियां भी जाहिर तौर पे बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल बढ़ जाती है। पंचायतों में बहरहाल ये स्थिति है कि जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं उसकी जियो टैगिंग होती है, उसका एक डाटाबेस है, बट वी डू नॉट हैव द डाटाबेस फॉर द लोकल मीन्स द फंड विच इज़ यूज्ड टू डेवलप समथिंग इन अ विलेज। अब उस कंडीशन में आपको ऐसा है कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना डाटाबेस बनाएं, सेंट्रल के डाटाबेस के साथ एक इंटरफेस लेकर के वो डाटाबेस भी यूज़ करें, हमारा डाटाबेस भी हो, और हम गांव में एक पक्का बात कह सकें कि इस गांव में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, अब अगला करना है। और साथ ही साथ इस गांव में और किन किन मदों से राशि आ सकती है, सेंट्रल का कोई स्कीम है क्या, ट्राइबल का स्कीम है क्या, डीएमएफ की स्कीम है क्या, या फिर लघु गौण जो खनिज होता है उसके माध्यम से हो सकता है, कौन कौन सी स्कीम्स के माध्यम से डेवलप हो सकता है, इसकी कोशिश कर रहे हैं। एक बड़े प्रोग्राम, एक बड़े प्लान के साथ इस पर काम करेंगे। इतना अच्छा ये प्लान, इतना अच्छा ये डाटाबेस बनेगा, जिस पर अभी एक्सरसाइज चल ही रहा है पूरी ताकत के साथ, कि आने वाले 2 सालों तक तो हम बहुत अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे, और उसके बाद जो भी सरकार बनती है, जो भी मंत्री बनते हैं, उनके लिए ये बहुत हैंडी हो जाएगा। एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन पर दिखेगा। मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, हमको अभी 1 साल लगेगा, 1.5 साल इसको पूरा करने में, और कष्ट इस विषय का है कि हम 1-1.5 साल 2 साल ही इसका उपयोग कर पाएंगे, लेकिन जो भी होगा आगे इस पर काम करेंगे। गांव के डेवलपमेंट के बारे में कॉन्सेप्चुअली कुछ बेसलाइन नहीं है अब तक। वी आर ट्राइंग टू फिक्स सम बेसलाइन ऑल्सो। अबव बिलो दिस एवरीथिंग मस्ट बी देयर, ये एक बार कोशिश कर रहे हैं। और वित्तीय सहायता भी बढ़ेगी क्या पंचायतों के लिए? पंचायतों में 16वें वित्त की राशि अनिवार्यता आती है, और मनरेगा की राशि बहुत बड़े अमाउंट में आती है। अभी प्रधानमंत्री आवास वो राशि आई है। प्रधानमंत्री आवास की कहानी में आपसे कहूँ तो वे एक गजबी कहानी, मतलब मैं 2 मिनट आपका समय लेता हूँ इसमें। प्रधानमंत्री आवास पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने प्रधानमंत्री आवास देना बंद कर दिया था। और बंद कर दिया था, मैं नहीं कह रहा हूँ, टीएस सिंहदेव उस समय जो मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था ये कह करके कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बार बार कहा कि गरीबों के आवास का राज्यांश दे दें, आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं विभाग छोड़ता हूँ, ये हम सबको ध्यान होगा। भाजपा ने आंदोलन किया था, मोर आवास मोर अधिकार, रोक के रखे है भूपेश सरकार, ऐसा यह आंदोलन किया था। और उसके बाद सरकारें बनी, और उस समय 18 लाख आवास की बात थी, तो मेरी पार्टी ने मुझे ही इसमें इस आंदोलन के लिए चुना हुआ था, तो मैं ही देख रहा था। अब उसके बाद जब सरकार बनती है, आपको विश्वास नहीं होगा कि 32,50,000 पूरे देश में आवास दिए जाते हैं मोदी जी की सरकार के द्वारा। उसमें से 8,47,000 छत्तीसगढ़ को मिलता है, जो 26% है, पूरे देश का 26% है। और उसके बाद 3,03,000 आवास अभी हमको और मिले, कुल मिलाकर 11 लाख आवास हो गए। पुराने 2,88,000 आवास हमने और बनाए हैं जो अभी जाकर पूर्ण हुए हैं, और 3,03,000 आवास हमको अप्रैल मई में मिलने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी एक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में आवास नहीं बने जो अभी हमारे प्रदेश में बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। चूंकि हमारा विषय भी इमर्जिंग छत्तीसगढ़ है, और थोड़ी देर पहले भी हम बस्तर की बात कह रहे थे, अभी पड़ोसी अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा है हमारा छत्तीसगढ़ भी, और अभी पड़ोसी मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो 30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। और मेरा सवाल छत्तीसगढ़ के तो संदर्भ में है ही, और ख़ास करके बस्तर को लेकर स्पेसिफिक है कि क्या वहाँ पर भी निवेश को और आकर्षक बनाने की या और निवेशकों को वहाँ बुलाने की कोई योजना बना रही है सरकार?
माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बैंगलोर जाने वाले हैं, एक और समिट है। इससे पहले वो बॉम्बे भी गए थे और दिल्ली भी उनका जाना हुआ था, और बहुत बड़ी राशि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों ने कहा है। तो छत्तीसगढ़ में ये इन्वेस्टमेंट की बात तो हो ही रही है। स्पेशली अपन बस्तर की बात करते हैं। बस्तर में तो सब लालायित हैं, लेकिन कंजर्वेटिव होकर ही सरकार उसमें सोचती है। सरकार का बहुत स्पष्ट ये सोचना है कि बस्तर के लोगों के हक और अधिकार के बाद ही किसी और की बात की जाए। तो जो वहाँ जाना चाहते हैं उनका वेलकम होगा, लेकिन उन बातों के साथ होगा जिसमें बस्तर के स्थानीय लोगों को, बस्तर की स्थानीय उन्नति को बढ़ावा दिया जा सके, उसके साथ ही होगा। विशेष रूप से बस्तर के बारे में मैं आपसे कहूँ तो वो वहाँ तो मैंने 4 सल्पी के पेड़ हैं। आप सामान्य बैरिकेटिंग करके 4 कुर्सियाँ डाल दीजिए और वो आपका सल्पी बार बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, और रात में उसमें से सल्फी निकलता है, जिसको रात में सूर्योदय से पहले उसको पिया जाता है। पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, और थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो तो नशा वशा भी करता है। तो इतना सुंदर है बस्तर कि आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। उसमें अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने वेलनेस सेंटर बनाने के लिए बात कही है। अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने बस्तर में जितने लघु वनोपज हैं उसके लिए बात की है, और खनिज के लिए तो सभी कहते हैं। अभी तो कुछ दिनों पहले हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे गांव में ही गांव के युवाओं ने, जब वो कोई मुंबई में काम कर रहा था, लॉकडाउन से लौटा और रिवर राफ्टिंग शुरू करा दिया गांव में, और बहुत खूबसूरत होम स्टे की काफ़ी सारी वहाँ पर सुविधाएं शुरू हो गई। तो ख़ास करके बस्तर में पर्यटन, शिक्षा और रोज़गार, चूँकि आपने भी कहा कि बहुत खूबसूरत है, हम सब ने महसूस किया है बस्तर वाकई बहुत खूबसूरत। तो वहाँ पर पर्यटन को लेकर और भी, चूँकि बाहर के कई पर्यटक अब तो आने भी लगे हैं, लेकिन वो डर ख़त्म हो और पर्यटक आएँ, इसके लिए भी सरकार और कुछ आगे बढ़ रही है? हाँ, निस्संदेह छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी कार्ययोजना के साथ, हम जो पर्यटक जिस नेचर के होते हैं, कुछ पर्यटक हैं जिनको शहर पसंद है, कुछ पर्यटक हैं जिनको जंगल पसंद है, किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को समुद्र का किनारा पसंद है। तो उन पर्यटकों को बिल्कुल हम चिन्हांकित कर रहे हैं जिनको बस्तर की जैसी जनजातीय वाले स्थान और जंगल पसंद हैं, और टारगेट करके पूरी दुनिया से ऐसे पर्यटकों को बस्तर अवश्य बुलाया जाएगा, जो बस्तर की इकोनॉमी को बढ़ाने में हम सबका सहयोग करेंगे। विजय भाई, एक सवाल ये उठता ही है कि जाहिर सी बात है, आप लोगों का एक मैनिफेस्टो होता है, तो आप सोचते हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो सरकार आप ऐसी बनाएंगे, राज्य को ऐसे चलाएंगे। तो चूंकि प्राथमिकताएं आप लोग तय कर चुके होते हैं, लेकिन परिस्थितियां कई बार बदलती रहती हैं, तो ऐसा लगा कि अब 4 साल में छत्तीसगढ़ के विजन को लेकर कुछ बदलाव आया, या आपकी प्राथमिकताएं कुछ बदली हैं, या क्या प्राथमिकताएं हैं, अगर आप एक बार फिर से इसको आउटलाइन कर सकें? मैंने ना अपनी बात की शुरुआत इस तरीके से की है कि भाजपा की जो सरकारें होती हैं वो मेहनत करके काम करती हैं। करना पड़ता इसलिए है क्योंकि कोई वोट बैंक होता नहीं भाजपा का। भाजपा की राजनीति बड़ी कठिन राजनीति, सरल राजनीति तब होती जब आपका वोट बैंक होता है। मैंने टिकट पा गया तो 50,000 से शुरुआत होगी, ये सब हिसाब होता है। तो भाजपा की सरकारों को तो चारों दिशाओं से मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मैनिफेस्टो जो आपको कहा उसको तो बोलना ही है, करना ही है, बताना ही है। साथ ही साथ जो एक भाव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और नेतृत्व ने सबके मन में डाला हुआ है कि भैया हमको 2047 की बात करनी, वो भारत चाहिए। वो स्वयं नहीं जानते हैं, वो रहेंगे तब तक नहीं रहते, नहीं रहेंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन योजना ऐसी करके 2047 तक का भारत चाहिए, वैसा चाहिए। ये भाव सबके मन में है। एक एक माननीय विष्णुदेव साय जी के मंत्रिमंडल के एक एक मंत्री के मन में ये बात है कि हमको अपने विभाग के जो मैनिफेस्टो की बातें वो तो करनी ही करनी है, लेकिन विभाग इतना दुरुस्त बनाकर चलना है कि आने वाले समय में और उन्नति हमारे प्रदेश की बहुत अच्छे से हो सके। उसके लिए बेसलाइन भी तय की है, बेसलाइन भी तय की है। मतलब गुड गवर्नेंस के लिए डिपार्टमेंट बना है छत्तीसगढ़ में अभी, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में गुड गवर्नेंस के लिए बना है। तो इन सारी ही बातों के साथ मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि पूरा प्रदेश, हालांकि ये बातें सबकी होती हैं, पूरा प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में है और प्रक्रियाओं की शुद्धिकरण के दिशा में। पीएससी पुरानी सरकार ने क्या करके रखा था सब जानते हैं। अभी सीबीआई जांच भी कर रहे हैं, और पीएससी की परीक्षा के बाद अभी सारे लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे, भाई ऐसा होना चाहिए एग्ज़ाम। तो प्रक्रियाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं।
जैसा मैंने आपको कहा था कि काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हमारे बीच में हैं, बहुत सारी उन्होंने बातें सुनी। वो शायद ये भी जानना चाहेंगे कि आपका स्कूल या कॉलेज में आपकी लाइफ कैसी रही है, आपका छात्र जीवन कैसा रहा, अगर संक्षेप में थोड़ा सा उन लोगों को भी बता पाए। मैं तो देहात का रहने वाला हूँ। कवर्धा यहाँ से 120 किलोमीटर और दूर है, आधा जंगल आधा शहर है। तो मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा में सब ये होता था, लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीतिक क्षेत्र में मन शुरू से लगता था। मैं 9वीं कक्षा में भी शाल नायक रहा, 12वीं में भी रहा, फिर कॉलेज वगैरह में भी आगे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे। पढ़ाई से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है तो उसकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, कम हो जाती है, मैं बिल्कुल नहीं लगता, मुझे होता ही नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में होने से ये बात ज़रूर होती है कि मुखरता आती है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको एक दिन में एक ही दिन जीना है तो कोई बात नहीं, तो सब जी लेते हैं। लेकिन एक दिन में 8-10 दिन जीना है अगर, तो राजनीतिक जीवन अच्छा होता है। उतना डाइवर्सिफाइड फील्ड में एक दिन में पहुंचना होता है, उतने चीज़ों में एक दिन में उतनी विधाओं में जीना होता है। तो 8-10 दिन का जीना एक साथ हो सकता है। स्कूल में भी आंदोलन किए, खूब सारे आंदोलन किए, कॉलेज में तो खूब किए, और उसके बाद इसके बाद मैंने जॉब में भी था, प्राइवेट कंपनीज वगैरह में। आप टेलीकम्युनिकेशंस के लिए किसी कंपनी के लिए काम किया आपने जी? लेकिन मन कहीं लगता नहीं था, मन तो इधर ही लगता था। तो फिर बीच में छोड़कर आ गया था पिताजी के ने सन 2000 में, 1999-2000 में। स्कूल फिर कॉलेज वो सब ठीक है, चलता रहा। लेकिन ये है, ईश्वर की दया से फर्स्ट डिवीज़न हमेशा बनता रहा था, ये था। तो मतलब एक लगता है ना कि जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी आंदोलन भी किए और आप चाहते थे थोड़ा कि आप राजनीति में आपकी इच्छा थी, लेकिन वो सफ़र, राजनीति का सफ़र कैसे रहा फिर स्कूल कॉलेज के बाद, कैसे आपने उसको इस मंजिल को तय किया? नहीं, ये मामला तो बहुत कष्ट का होता है, और मेरा नहीं, सबका होता है। मतलब ये निष्ठुर स्थान है, बहुत निष्ठुरता है इसमें। और मतलब एक स्थिति ऐसी थी, मैं तो 20 सालों से टिकट मांगता था, किन्हीं कारणों से, पार्टी की अपनी रचना योजना सबके कारणों से चूक जाता था। अनेक बार टिकट मांग करके कुछ ना कुछ बनने की कोशिश की, लेकिन जिला पंचायत 2 बार लड़ा,